केपलर सेकेंड लॉ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, केपलर का जो सेकेंड लॉ है तो वो किस चीज़ का कॉन्सिक्वेंस है ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक है, जो सेकेंड लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। उसमें ये कहते हैं कि पोजीशन वेक्टर ऑफ प्लैनेट विद रिस्पेक्ट टू सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम इंटरवल। उसको ये भी कहते हैं कि प्लैनेट के जो पोजीशन वेक्टर है उसकी एरियल वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, वो इक्वल एरिया इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करता है, और वो किस चीज़ का आउटकम है, वो है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो इसका आंसर है आपका बी पार्ट, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। द एरियल वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट आर रिलेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन। एरियल वेलोसिटी और एंगुलर मोमेंटम, सॉरी एंगुलर मोमेंटम और एरियल वेलोसिटी बीच में क्या रिलेशन है। तो एरियल जो वेलोसिटी होती है वो होती है L/2m। इसका आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, ए पार्ट। एरियल वेलोसिटी dA/dt किसके बराबर होती है, L/2m। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिट्स इज ए पॉसिबल ऑर्बिट फॉर ए प्लैनेट। इन चार में से कौन सा प्लैनेट का पॉसिबल ऑर्बिट है। तो प्लैनेट का ऑर्बिट इलिप्टिकल है, तो चारों केसेस में प्लैनेट का ऑर्बिट इलिप्टिकल है, बट सब में सन की लोकेशन डिफरेंट डिफरेंट है। तो सन जो लाई करता है उस इलिप्स के किसी एक फोकस पे लाई करेगा, सेंटर में नहीं होगा, तो ये आंसर नहीं बनेगा आपका, सेंटर में नहीं होगा। फोकस पे लाई करेगा, तो अगर मान लिया ये इलिप्स है, अगर मान लिया ये इलिप्स है, तो इलिप्स का जो फोकस लाई करेगा तो एक फोकस यहाँ होगा और एक फोकस यहाँ होगा, तो इन दोनों में से कहीं पे भी सन हो सकता है। तो जो पॉसिबल आंसर बनेगा वो आंसर क्या है आपका, डी पार्ट। ठीक है, सन जो है वो इलिप्टिकल पाथ में भी लाई नहीं कर सकता, इलिप्स के फोकस पे ही लाई करेगा, ये तो ऊपर की साइड भी वैसे ही गलत है। ठीक, और सेंटर में भी लाई नहीं करेगा, ऊपर की तरफ भी लाई नहीं करेगा, इलिप्टिकल पाथ पे भी लाई नहीं करेगा। वो किसी इलिप्स के जो दो फोकस होते हैं इनमें से किसी एक फोकस पे सन हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा, डी पार्ट। ठीक, व्हेन ए प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन angular momentum remains conserved, angular speed remains conserved, linear velocity remains constant, कंस्टेंट लिखा है वहाँ कांस्टेंट होना चाहिए, लीनियर मोमेंटम रिमेन्स कांस्टेंट। जब प्लैनेट घूमता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। ठीक, लीनियर वेलोसिटी लीनियर मोमेंटम ये सब कंजर्व नहीं रहते हैं, कैसे ढंग से समझना। अगर मान लिया सन यहाँ है तो जब वो प्लैनेट इस पॉइंट से निकल रहा होगा, इसका नाम पेरीहीलियन होता है, जो सन के सबसे नियरेस्ट पॉइंट होगा, तो वहाँ पे उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होती है, लीनियर मोमेंटम की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। ठीक, और जब वो इस पॉइंट से निकलेगा जो कि फार्देस्ट पॉइंट है सन से, इसका नाम एपीहीलियन होता है, तो यहाँ से जब निकलेगा तो यहाँ पे जो उस प्लैनेट की वेलोसिटी होगी वो मिनिमम होगी। एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, मिनिमम। तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व नहीं होता। एंगुलर स्पीड के लिए भी यही है कि यहाँ से जब निकलेगी तो स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि वेलोसिटी सबसे ज़्यादा है और डिस्टेंस सबसे कम है। ठीक, और ओमेगा जो बनेगा वो V/R बनेगा उस मोमेंट के लिए। तो वेलोसिटी सबसे ज़्यादा, डिस्टेंस सबसे कम है, V सबसे ज़्यादा है, R सबसे कम है, तो ओमेगा उस पॉइंट पे क्या होगा, मैक्सिमम। और जब वो यहाँ से निकलेगा तो वेलोसिटी सबसे कम होगी और डिस्टेंस सबसे ज़्यादा हो जाएगी, तो जब यहाँ से निकलेगा तब ओमेगा क्या होगा आपका, मिनिमम। तो एंगुलर वेलोसिटी भी कंजर्व नहीं रहती है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। सो आंसर क्या बनेगा इसका, ए पार्ट, ए पार्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ प्लैनेट अबाउट मूविंग अबाउट द सन। टी इज द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, टी जो है वो टाइम पीरियड आपको दिया हुआ है, और आर जो है वो एवरेज डिस्टेंस है। तो टी स्क्वायर और आर क्यूब में रिलेशन पूछा गया, तो बहुत ही सिंपल है। जो केपलर का थर्ड लॉ है वो यही कहता है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, और इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है वो होता है 4π² ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। एम जो है वो प्लैनेट का मास नहीं है, एम जो है जो सेंटर में स्टार है, सन है, उसका मास है, मास ऑफ सन, प्लैनेट का मास नहीं है। ठीक, जो भी सेंटर में होगा, अगर प्लैनेट घूम रहा है तो सन का मास रखेंगे, और अगर सैटेलाइट घूम रही है तो प्लैनेट का मास रखेंगे, क्योंकि जब सैटेलाइट घूमेगी तो सेंटर में प्लैनेट होगा, जब प्लैनेट घूमेगा तो सेंटर में सन होगा। तो जो भी सेंट्रल मास है वो यहाँ लिखेंगे। ठीक, टी स्क्वायर टाइम पीरियड का स्क्वायर, उसकी जो डिस्टेंस होगी उसके क्यूब के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, सी पार्ट। प्रोपोर्शनलिटी है तो y=mx जैसा रिलेशन है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। ए प्लैनेट इज रिवॉल्विंग अराउंड सन एज शोन इन इलिप्टिकल पाथ, इलिप्टिकल पाथ में ही घूम रहा है। ठीक है, तो टाइम पूछ रहे हैं, तो हमें पता है जब प्लैनेट सन के पास से निकल रहा होता है तब स्पीड इसकी ज़्यादा होती है, यानी बी से
उल्टा घूम रहा है, डी ए बी सी ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है वो, ठीक। तो डी से ए होते हुए बी जाने ते टाइम जो उसकी स्पीड होगी वो ज़्यादा होगी, तो इसमें टाइम कम लगेगा, डी ए बी वाले पाथ में टाइम कम लगेगा। जबकि बी से सी होते हुए डी आने वाले पाथ में डिस्टेंस बढ़ गई है, उसकी जो प्लानेट की डिस्टेंस है सन से बढ़ गई है, तो वो स्लो हो गया होगा, और स्लो हो गया होगा तो यहाँ पे टाइम ज़्यादा लग जाएगा, ठीक। तो इसमें टाइम जो लगेगा वो कम लगेगा, लेस टाइम लगेगा, और इसमें जो टाइम लगेगा इस सेक्शन में वो ज़्यादा लगेगा, ठीक। तो क्या आंसर बनेगा? टाइम टेकन इन ट्रेवल डी ए बी इज लेस देन टाइम देन दैट ऑफ बी सी डी, सही, ए पार्ट आंसर है। In the previous question, the orbital velocity of the planet will be minimum at. Orbital velocity सबसे कम कहाँ होगी? तो वो farthest point था, और farthest point वो ये वाला था, ये यहाँ पे कहीं सन था, तो मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी होगी उसकी, मिनिमम लीनियर वेलोसिटी और मिनिमम ऑर्बिटल वेलोसिटी दोनों इस पॉइंट पे होंगे, फारदेस्ट पॉइंट। यहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी है वो भी मिनिमम होगी, और डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है, तो इसकी वजह से जो एंगुलर वेलोसिटी है वो भी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी, ठीक। तो ये पॉइंट कौन सा है वो आप चेक कर लेना पिछले डायग्राम में, तो ये फारदेस्ट पॉइंट ही इसका आंसर बनेगा। In our solar system, the interplanetary region has chunks of matter much smaller in size compared to planet, ठीक है। प्लैनेट्स के बीच का जो रीजन है उसमें कई जगह बहुत सारी बेल्ट्स हैं, और उसमें बहुत सारे एस्ट्रॉइड्स हैं, ठीक। और वो एस्ट्रॉइड भी सन के अराउंड ही मूव कर रहे हैं, और बिल्कुल वैसे ही मूव कर रहे हैं जैसे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। उन्हीं के बारे में 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हमें देखना है कौन सा करेक्ट है। दे विल नॉट मूव अराउंड सन सिंस दे हैव वेरी स्मॉल मासेस कंपेयर टू सन, तो पहला गलत हो गया, वो सन के अराउंड ही मूव कर रहे हैं। विल मूव इन ए इरेगुलर शेप बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल मासेस, कोई मतलब नहीं है, स्मॉल मास या ज़्यादा मास से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अगर कोई प्लानट किसी सेंटर में कोई सन वगैरह है उसके अराउंड घूम रहा है, तो प्लानट का मास काउंट नहीं करता है, न टाइम पीरियड के फॉर्मूले में प्लानट का मास आता है, ना ऑर्बिटल वेलोसिटी के फॉर्मूले में प्लानट का मास आता है, प्लानट का मास आता ही नहीं है। तो मास हल्का हो या भारी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो लिखा है विल मूव इन इरेगुलर वे, ये गलत है, ठीक है। विल मूव अराउंड सन इन ए क्लोज ऑर्बिट बट नॉट ओबेज केपलर लॉ, केपलर लॉ बिल्कुल ओबे करेगा वो, तो ये भी गलत हो गया। विल मूव इन ऑर्बिट्स लाइक प्लैनेट्स एंड ओबेज केपलर लॉ, इसका आंसर क्या बनेगा आपका? करेक्ट आंसर डी पार्ट, केपलर लॉज को फॉलो करेंगे और प्लैनेट्स की तरह ही मूव करेंगे। A Saturn year is 29.5 times the Earth year. How far is the Saturn from the Sun if the Earth is 1.5 into 10 is power 8 meters? या meters आई थिंक किलोमीटर होगा, किलोमीटर्स, 10 पावर 8 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द सन। अर्थ जो है वो इतना दूर है सन से, तो सैटर्न कितना दूर होगा ये पूछ रहे हैं। तो इसमें केपलर थर्ड लॉ लगेगा कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, ठीक है। तो सैटर्न का टाइम पीरियड और अर्थ के टाइम पीरियड का जो रेशियो का स्क्वायर होगा वो आपका हो जाएगा सैटर्न की डिस्टेंस एवरेज डिस्टेंस और अर्थ की एवरेज डिस्टेंस के रेशियो के क्यूब के बराबर। सारी वैल्यू डालनी है और आपको सॉल्व कर लेना है। सैटर्न और अर्थ का जो रेशियो दिया है वो दिया है 29.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, सैटर्न की डिस्टेंस आपको पता करनी है और अर्थ की डिस्टेंस आपको दी है 1.5 इंटू 10 की पावर 8 का क्यूब। तो ये थोड़ी सी कैलकुलेशन है, ये आप करोगे और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? सैटर्न की डिस्टेंस मिल जाएगी। इफ ए ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन T2 एंड R3 फॉर ए प्लानट, कोई प्लानट है, T2 नहीं होना चाहिए, यहाँ टाइम का स्क्वायर होना चाहिए, थोड़ा ठीक करना पड़ेगा इसको हमें। T स्क्वायर एंड R क्यूब, सुपर स्क्रिप्ट में होगा वो, T स्क्वायर एंड R क्यूब। T स्क्वायर और R क्यूब का ग्राफ आपको बनाया, T स्क्वायर वर्सेज R क्यूब का, तो उसकी स्लोप के बारे में पूछ रहे हैं। तो अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा था इसका जो ग्राफ होता है T स्क्वायर और R क्यूब का वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। ये है आपका टाइम पीरियड का स्क्वायर और ये है एवरेज डिस्टेंस का क्यूब, तो ये स्ट्रेट लाइन होता है, T स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू R क्यूब।
और इसका जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होगा वो हमने लिखा था 4π² ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है और यही क्या बनेगी, स्लोप। और एम जो मास होगा वो मास होता है जो सेंटर में मास हो, प्लैनेट घूम रहा है तो सेंटर में कौन हुआ, सन, तो ये ms के बराबर होगा। तो आंसर क्या बना आपका 4π²/GMS, ए पार्ट। द पीरियड ऑफ मून्स रोटेशन अराउंड अर्थ इज 29 days. Around Earth is 29 days. If moon mass were twofold its present value and all other things remain unchanged, the period of moon's rotation would be nearly, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि जो चीज़ घूम रही है उसके मास पे ना ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड करती है, नहीं टाइम पीरियड डिपेंड करता है। तो मून का मास कुछ भी हो, अगर उसका टाइम पीरियड 29 डेज है, तो अगर मास उसका डबल हो जाएगा तब भी उसका टाइम पीरियड कितना रहेगा, 29 डेज ही रहेगा। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। Which of the following statements is correct regarding gravitational force? Gravitational force के regarding कौन सा statement correct है ये पूछ रहे हैं। A part, the gravitational force is dependent on intervening medium, बिल्कुल depend नहीं करता। मीडियम क्या है इस पर, बिल्कुल डिपेंड नहीं करता। ये खास डिफरेंस है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम डिपेंडेंट होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम डिपेंडेंट नहीं होता है। ठीक, तो ये गलत हो गया, ये कह रहे हैं डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा, द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, ये भी गलत है। ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों ही कंजर्वेटिव होते हैं, दोनों की करस्पॉन्डिंग ही पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड होती है। जिस फोर्स की पोटेंशियल एनर्जी होगी वो फोर्स हमेशा कंजर्वेटिव होता है। सी पार्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर, हर फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है। ठीक ही कह रहे हैं, सी पार्ट करेक्ट है। द ग्रेविटेशनल फोर्स इज नॉन सेंट्रल फोर्स, गलत है। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रल फोर्स होता है, सेंटर टू सेंटर एक्ट करता है स्फेरिकल बॉडीज में। तो आंसर क्या बनेगा इसका, करेक्ट स्टेटमेंट क्या है इसमें, सी पार्ट। Two spheres of mass small m and capital M are situated in air and gravitational force between them is capital F. The space around the mass is now filled with liquid or specific gravity 3. तो अभी हमने देखा कि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंडेंट नहीं होता। आप उनके बीच में कोई भी मीडियम फिल कर दो, ग्रेविटेशनल फोर्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब जो नया ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो वही होगा जो पुराना वाला था। आंसर इसका क्या बनेगा, सी पार्ट। The mass of moon is 1% of mass of earth. The ratio of gravitational pull of earth on moon and that of moon on earth will be, तो वो रेशियो 1:1 होगा। ठीक है, मास मून जैसे मान लिया अर्थ काफ़ी बड़ी है, मून काफ़ी मान लिया छोटा है, लेकिन इनके बीच में जो फोर्स लग रहा होगा ग्रेविटेशन का वो तो इक्वल एंड अपोजिट ही होगा। अगर मून ने अर्थ पे एफ फोर्स लगाया है तो अर्थ ने मून पे भी कितना फोर्स लगाया होगा, एफ। अगर अर्थ ने मुझ पे मान लिया 800 न्यूटन का फोर्स लगाया तो मैंने भी अर्थ पे कितना फोर्स लगाया होगा, 800 न्यूटन, इक्वल एंड अपोजिट। तो उनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1:1। ठीक, मून बड़ा है छोटा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर बनेगा ए पार्ट, और ए पार्ट में थोड़ा करेक्शन करना है। ये 111 लिखा है, ये गलत है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, 1:1। If Earth stand still, what will be its effect on man's weight? अगर अर्थ है मान लिया और अभी अर्थ घूम रही है, तो घूमने की वजह से बाहर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है। मान लिया इक्वेटर पे कोई पर्सन खड़ा है, इस तरह से ही खड़ा होगा वो, तो उस पर दो फोर्स लग रहे होंगे। एक तो ग्रेविटी का अंदर की तरफ लग रहा होगा, बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, तो उसका जो इफेक्टिव वेट होगा वो थोड़ा कम होगा। ठीक है, mg माइनस mr⍵² के बराबर इफेक्टिव वेट होगा उसका। ठीक, अभी अब अगर अर्थ रुक गई तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हट जाएगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हट जाएगा तो ये माइनस होने वाला टर्म कम हो जाएगा, तो इफेक्टिव वेट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इफेक्टिव वेट क्या हो जाएगा उसका, बढ़ जाएगा। ए पार्ट। ये क्वेश्चन अभी हमने देखा था कि दो मासेज हैं और एफ फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब कुछ हमने लिक्विड फिल कर दिया तो उससे ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, हमें पता है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका, एफ। पुराना वाला एफ, नया वाला भी एफ ही होगा। ए पॉइंट मास इज प्लेस्ड इनसाइड ए स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड मास कैपिटल एम एट ए डिस्टेंस r/2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए शेल। शेल के सेंटर से r/2 डिस्टेंस पे हमने एक बॉडी रखी है। ये मान लिया शेल है, इसका मास m है, रेडियस इसकी r है और इसके सेंटर से
r/2 डिस्टेंस पे हमने कोई एक बॉडी रखी है स्मॉल m मास की। इससे पूछ रहे हैं फोर्स कितना लगेगा, तो इस पर फोर्स कोई नहीं लगेगा, जीरो फोर्स लगेगा, क्योंकि किसी भी शेल के अंदर उस शेल की वजह से जो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है Eg, जो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड होगा वो जीरो होगा। जब ग्रेविटेशनल फील्ड ही नहीं है तो ग्रेविटेशनल फोर्स भी क्या होगा, जीरो। तो योर आंसर विल बी सी पार्ट। फिगर शोज 4 अरेंजमेंट ऑफ 3 पार्टिकल्स ऑफ इक्वल मासेस। 3 पार्टिकल्स हैं इक्वल मासेस के, उनके 4 अरेंजमेंट दिए हैं। फर्स्ट अरेंजमेंट है ये, सेकंड है ये, थर्ड है ये, फोर्थ है, ठीक। और रैंक द अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द मैग्नीट्यूड ऑफ नेट ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए पार्टिकल एम ग्रेटेस्ट फर्स्ट। सबसे ज़्यादा किस केस में उसको फोर्स लगेगा, उसके बाद हमें अरेंजमेंट करना है। ये 4 अरेंजमेंट है, ठीक। तो सब सारे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस कैपिटल डी है। तो इस केस में दोनों का जो फोर्स है, इस स्मॉल डी वाले का फोर्स मैं कह देता हूँ F1 और कैपिटल डी वाले का फोर्स मैं कह देता हूँ F2। तो पहले वाले केस में दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो नेट फोर्स जो बनेगा वो बनेगा आपका F1 प्लस F2। ये पहला केस में। दूसरे केस में इधर जो फोर्स लग रहा है वो F1 है और इधर जो फोर्स लग रहा है वो F2 है और 90 डिग्री है, तो इस केस में नेट फोर्स जो बनेगा वो बनेगा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। तीसरे केस में आते हैं। स्मॉल डी डिस्टेंस वाला मास इधर है तो F1 फोर्स इधर लग रहा होगा और कैपिटल डी डिस्टेंस पे जो मास है ये थोड़ा सा गड़बड़ है इसमें। कैपिटल डी जो डिस्टेंस है, थोड़ा सा करेक्शन है इसमें। कैपिटल डी जो डिस्टेंस है वो सिर्फ यहाँ तक की होनी चाहिए, ठीक है। तो कैपिटल डी डिस्टेंस वाला फोर्स जो लग रहा है वो F2 इधर लग रहा है, तो इस केस में जो नेट फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा F1 माइनस F2, ठीक। और फोर्थ जो सिचुएशन है उसमें F1 वाला फोर्स इधर लग रहा है और कैपिटल डी मतलब F2 वाला फोर्स इधर लग रहा है, तो इस केस में जो नेट फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। ये नेट फोर्स हो जाएगा, ठीक। तो अब हम कंपेयर कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा फोर्स मुझे लग रहा है फर्स्ट केस में है और सबसे कम जो फोर्स है वो थर्ड केस में है और सेकंड और फोर्थ आपस में टाई हो गए, ठीक है। सेकंड और फोर्थ की सिचुएशन में जो फोर्स है वो बराबर है। सबसे ज़्यादा फोर्स है आपका फर्स्ट केस में, सेकंड और फोर्थ का बराबर है और सबसे कम फोर्स है थर्ड केस में। तो ये आपका आंसर बनेगा ए पार्ट। दूसरे केस में वो कह रहे हैं कि सेकंड अरेंजमेंट में जो डायरेक्शन है नेट फोर्स की वो किसके पास होगी। तो सेकंड सिचुएशन ये है और इसमें हमें सोचना है नेट डायरेक्शन जो नेट फोर्स की है वो किसके बराबर होगी। तो स्मॉल डी डिस्टेंस कम है तो ये वाला फोर्स बड़ा होगा, कैपिटल डी डिस्टेंस ज़्यादा तो ये फोर्स कम होगा, ठीक। अगर हम फोर्स के मैग्नीट्यूड्स बनाएं तो स्मॉल डी वाला फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, कैपिटल डी वाले का फोर्स का मैग्नीट्यूड कम होगा, तो जो नेट फोर्स आएगा वो स्मॉल डी के करीब होगा। नेट फोर्स की डायरेक्शन का स्मॉल डी से एंगल 45 से कम होगा। So it is closer to distance small d. It is closer to line of length small d. तो इसका आंसर बनेगा आपका बी पार्ट। In a planetary motion, the aerial velocity of position vector of a planet depends on angular velocity omega and its distance ऑफ प्लानट फ्रॉम सन आर, ठीक है। ये पूछ रहे हैं जो एरियल वेलोसिटी होती है dA/dt, ये ओमेगा और आर पे किस तरह से डिपेंड करेगी। तो एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला था L/2m और एंगुलर मोमेंटम जो होता है उसको आप mvr भी लिख सकते हो या mr² ओमेगा भी लिख सकते हो। mr² v की वैल्यू हम क्या डाल सकते हैं, v की वैल्यू हम डाल सकते हैं ओमेगा आर, ठीक है। v की जगह हम ये ओमेगा आर डालेंगे तो mr² ओमेगा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसको अगर हम रिप्लेस करें तो ये आपका आया mr² ओमेगा डिवाइडेड बाई 2m। तो m से m कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो एरियल वेलोसिटी आ रही है वो r² इंटू ओमेगा बाई 2 के बराबर आ रही है। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, r² ओमेगा के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। द मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंसेज ऑफ ए कॉमेट फ्रॉम द सन, ये मैक्सिमम डिस्टेंस दी हुई है आपको और ये मिनिमम डिस्टेंस आपको दी हुई है। इफ इट्स वेलोसिटी व्हेन इट इज नियरेस्ट टू द सन इज 60 मीटर पर सेकेंड,
व्हाट विल इट्स वेलोसिटी व्हेन इट इज़ फारदेस्ट फ्रॉम द सन। ठीक है, तो कंसेप्ट ये है कि डायग्राम भी बना लेते हैं। मान लिया ये ऑर्बिटल ऑर्बिट है, इलिप्टिकल ऑर्बिट, यहाँ सन है और कोई भी प्लैनेट कॉमेट मूव कर रहा है, उसका एंगुलर मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहेगा। ये मान लिया डिस्टेंस r1 है और यहाँ स्पीड इसकी v1 है, और ये डिस्टेंस मान लिया r2 है और यहाँ स्पीड इसकी v2 है। तो ए पॉइंट और बी पॉइंट पे जो उसका एंगुलर मोमेंटम होगा वो सेम ही होगा, कंजर्व होगा। तो हम ये ले सकते हैं कि स्मॉल m का मास अगर घूम रहा था तो m v1 r1 इज इक्वल टू m v2 r2, ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बन गया। मास से मास का कैंसिल आउट हो गया, तो आपकी जो इक्वेशन बन रही है वो ये बन रही है v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2। और ये खास इक्वेशन है, ये v1 वाला जो पॉइंट है, जो r1 डिस्टेंस है, ये पेरिहीलियन है, ये नियरेस्ट पॉइंट है। यहाँ पे डिस्टेंस सबसे कम और स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, काइनेटिक एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक, और ये जो b पॉइंट है ये एपीहीलियन वाला पॉइंट है, फारदेस्ट पॉइंट है सन से, यहाँ डिस्टेंस सबसे ज़्यादा है और स्पीड सबसे कम, काइनेटिक एनर्जी भी सबसे कम होती है। ठीक, तो सारी वैल्यू पुट कर देते हैं। नियरेस्ट वाला पॉइंट जो है वो 8 × 10⁻12 मीटर डिस्टेंस पे, और नियरेस्ट स्पीड उसकी थी 60 मीटर पर सेकेंड। और जो फारदेस्ट वाला पॉइंट है वो नियरेस्ट वाला जो है, नियरेस्ट वाला आपका है 1.6 × 10⁻12 मीटर, ये नियरेस्ट पॉइंट है। और जब नियरेस्ट है तब स्पीड सबसे ज़्यादा है, वो 60 मीटर पर सेकेंड है। और जो फारदेस्ट वाला पॉइंट है वो 8 × 10⁻12 मीटर डिस्टेंस पे, और तब जो स्पीड है वो मिनिमम होगी, वो आपको निकालनी। तो कैंसिल कर लेते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा 10⁻12 से 10⁻12 कैंसिल आउट हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 चला जाएगा, 8 से कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, तो ये आ जाएगी आपकी स्पीड जो आ रही है वो 12 मीटर पर सेकेंड आ रही है। मिनिमम स्पीड जो आ रही है वो 12 मीटर पर सेकेंड आ रही है। ए पार्ट। थ्री masses each equal to capital M are placed at 3 corners of a square of side A। ठीक है, एक स्क्वायर है, इस तरह की सिचुएशन है, और 3 मासेज रखे हैं, तीनों का मास कैपिटल M है। और साइड ए दी हुई है, तीन है। चौथा जो मास है वो कैपिटल एम नहीं है, चौथा जो मास है, मान लिया इसको मैं हटा देता हूँ, तो यूनिटी मास है, 1 kg है। ठीक है, ये जो मास है इसको स्मॉल एम कह देते हैं, या ये 1 kg है, यूनिटी मास है। और इसी को पूछ रहे हैं इस पर कितना फोर्स लगेगा, चौथे मास पे कितना फोर्स लगेगा वो आपको निकालना है। तो इधर जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा Gm1 m2 तो 1 kg है तो नहीं लिखते, अपॉन ए स्क्वायर। इधर जो फोर्स लगेगा वो भी हो जाएगा Gm1 m2 1 kg अपॉन ए स्क्वायर। और इसका जो फोर्स होगा तो उसके लिए डिस्टेंस a√2 होगी, तो इधर जो फोर्स लगेगा वो लगेगा Gm1 m2 1 kg अपॉन a√2 का स्क्वायर, मतलब 2a स्क्वायर। अब इनका रिजल्टेंट निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसका और इसका रिजल्टेंट निकालेंगे, वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा, और इसके साथ ऐड कर देंगे। तो जो नेट फोर्स आपका आएगा, उधर जो फोर्स लग रहा है वो ऑलरेडी कितना है, तो वो है Gm अपॉन 2a स्क्वायर, प्लस इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका और इसका रिजल्टेंट, तो ये आ जाएगा √2 टाइम्स Gm अपॉन a स्क्वायर। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट, ये नेट फोर्स लगेगा। थ्री आइडेंटिकल पॉइंट masses each of mass 1 kg लाई इन ए एक्स बाई प्लेन एट पॉइंट्स 0 0, एक ओरिजिन पे रखा है, एक आपका वाई एक्सिस पे रखा है 0,2, और एक आपका एक्स एक्सिस पे रखा है 0.2,0। ठीक है, और नेट ग्रेविटेशनल फोर्स पूछ रहे हैं उन्हें मास एट ओरिजिन, जो ओरिजिन पे रखा है उस पर नेट ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, तो उसको ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह की सिचुएशन है, एक तो ओरिजिन पे रखा है 1 kg, एक यहाँ रखा हुआ है 1 kg, और एक यहाँ रखा हुआ है 1 kg, सारे 1 kg रखे हुए हैं। ठीक, और ये डिस्टेंस भी 0.2 मीटर है और ये डिस्टेंस भी 0.2 मीटर। अब इस पर फोर्स कितना लगेगा, तो F फोर्स इधर लगेगा और F ई फोर्स इधर लगेगा, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो F√2 होगा। या फिर आप वेक्टर फॉर्मेट में लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो F i कैप प्लस F j कैप। F कॉमन आ जाएगा तो F कॉमन आके अंदर क्या बचेगा, i कैप प्लस j कैप। F की वैल्यू लिख देते हैं, तो F की वैल्यू होगी G होगा आपका 6.67 × 10⁻11,
6.66 भी कर सकते हो, खाली 6.6 भी लिख सकते हो आप, इंटू m1, एक मास 1 kg है और दूसरा मास भी 1 kg है, अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर 0.2 का स्क्वायर तो 0.04, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड हो जाएगा, और आई कैप प्लस जे कैप। तो ये कितना आने वाला है, ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से कैंसिल करेंगे तो 1.167 कुछ बनेगा, और पॉइंट हम अगर लगाएंगे तो 10 की पावर यहाँ -9 हो जाएगा, तो ये अराउंड 1.67 इंटू 10⁻⁻9 के ऑर्डर में आंसर आएगा, आई कैप प्लस जे कैप। सो इसमें कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा है, एक्चुअली यहाँ मिस्टेक है, ये जे कैप प्लस जे कैप का कोई सेंस नहीं है, यहाँ पे होगा आई कैप प्लस जे कैप, सो योर आंसर विल बी ए पार्ट। Four particles of mass m, 2m, 3m and 4m are kept in sequence at a corners of a square of side A. The magnitude of gravitational force acting on a particle of mass m placed at the center of the square will be। ठीक है, समझना है क्या सिचुएशन है। ये स्क्वायर है एक, और चार कॉर्नर्स पे चार मासेस रखे हुए हैं, m, यहाँ रखा है 2m, यहाँ रखा है 3m और यहाँ रखा है 4m, और एक मास जो है वो सेंटर पर रखा है। अब ये पूछ रहे हैं ये जो सेंटर वाला मास है इस पर कितना फोर्स लगेगा, वो हमें कैलकुलेट करना है। ठीक, तो कंसेप्ट ये है कि ये जैसे ये m मास है, यहाँ इधर 3m है, तो 3m को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 2m प्लस m, और मेरा लॉजिक ये है कि इस m मास का अट्रैक्शन का फोर्स और इस m मास का अट्रैक्शन का फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ 2m मास का अट्रैक्शन का फोर्स बचेगा इधर। डिस्टेंस कितनी होगी वो भी हम देख लेंगे। अगर साइड इसकी a दी हुई है तो ये डायगोनल वाली टोटल डिस्टेंस होगी a√2, और उसको आधा करेंगे तो ये डिस्टेंस आएगी a/√2। तो इधर जो फोर्स लग रहा है उसका नाम f रखते हैं, और f की वैल्यू जो आपकी आएगी वो आपकी आ जाएगी g, एक मास m है, एक मास 2m है, अपॉन a/√2 का स्क्वायर, तो a²/2, 2 ऊपर जाएगा तो इंटू 2, ये आंसर बनेगा f फोर्स। अब इधर देखते हैं, इधर मास कितना है इस पेयर में, ये 2m मास है, तो जो 4m है इसको भी हम ऐसे लिख लेते हैं 2m प्लस 2m, और लॉजिक ये है कि एक 2m का अट्रैक्शन और इस 2m का अट्रैक्शन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी इधर भी एक 2m का अट्रैक्शन बचेगा, यानी इधर जो फोर्स लग रहा होगा वो भी f के बराबर ही होगा। तो नेट जो फोर्स आएगा वो बिल्कुल बीचों बीच आएगा, और उसकी वैल्यू होगी f√2। ठीक है, उसकी वैल्यू क्या आएगी आपकी f√2। f कितना है, तो f है आपका 4g m²/a², और इसमें किससे और मल्टीप्लाई कर देंगे √2 से, ये नेट फोर्स होगा। सो योर आंसर विल बी सी पार्ट। A satellite A of mass small m is at a distance r from the center of earth। कोई सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट है m मास की r डिस्टेंस पे, दूसरी सैटेलाइट है उसका मास 2m है और वो सेंटर से 2r डिस्टेंस पे। टाइम पीरियड्स के बारे में पूछ रहे हैं, तो पहली इंपॉर्टेंट बात है टाइम पीरियड में अगर सैटेलाइट घूम रही है अर्थ के अराउंड तो सेंट्रल मास अर्थ हुआ, तो अर्थ का मास पे तो डिपेंड करेगा, सैटेलाइट के मास पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो सैटेलाइट का मास m 2m, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें फर्क पड़ेगा सिर्फ रेडियस से। और केपलर थर्ड लॉ क्या है कि t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। तो टाइम पीरियड का रेशियो पूछ रहे हैं, तो t1/t2 का जो स्क्वायर होगा वो आपका आ जाएगा r1 रेडियस, r1 जो डिस्टेंस है वो r है, और r2 डिस्टेंस 2r का क्यूब, तो ये आपका आ गया 1/8। अब अगर हमें t1/t2 लिखना पड़ेगा तो इसका अंडर रूट लेंगे, तो अंडर रूट आ जाएगा 1/2√2। सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। ए प्लैनेट मूव्स अराउंड द सन at a given point P, it is closed from the sun at a distance d1 and has a speed v1. At another point Q, when it is farthest from the sun at a distance d2, its speed will be। ठीक है, एक में वो नियरेस्ट पॉइंट पे है d1 डिस्टेंस, स्पीड v1 है, एक में वो फारदेस्ट पॉइंट पे डिस्टेंस d2 और स्पीड v2 आपसे पूछ रहे हैं। तो अभी हमने एक इक्वेशन लिखी थी एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की, v1 r1 इज इक्वल टू v2 r2, एक नियरेस्ट पॉइंट था एक फारदेस्ट पॉइंट, तो यहाँ लगेगा जो नियरेस्ट पॉइंट है वहाँ स्पीड v1 है और वो उसकी डिस्टेंस d1 है, जो फारदेस्ट पॉइंट है वहाँ पे हमें स्पीड निकालनी है v2 और उसकी डिस्टेंस d2 दी है, तो v2 जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा v1 d1 अपॉन d2, v1 d1 अपॉन d2।
v1 d1 upon d2. So your answer will be C part. A small planet is revolving around a very massive star in a circular orbit of radius r with a time period of revolution t. कह रहे हैं कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स, इफ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द प्लैनेट एंड द स्टार, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स आर की पावर -5/2 के प्रोपोर्शनल होता, आर की पावर -5/2 के प्रोपोर्शनल होता, तो टाइम टी जो है वो आर की कितनी पावर के प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करने जैसा होगा और आराम से करेंगे, इसको पूरा ढंग से समझना आपको। मान लिया ये सेंटर में एक बहुत ही मैसिव स्टार है जिसका मास कैपिटल एम है, और एक स्मॉल प्लैनेट है स्मॉल एम मास का, ये घूमे जा रहा है। ठीक है, रेडियस आर है, स्पीड कितनी है v। तो पहला जो लॉ था वो था अंदर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा g कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन, अब यहाँ आर स्क्वायर नहीं करेंगे क्योंकि वो कह रहे हैं ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मॉडिफाई हो गया है, वो आर की पावर -5/2 के प्रोपोर्शनल है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो 1/r की पावर 5/2 के प्रोपोर्शनल है। तो अब हम r की पावर 5/2 ही लिखेंगे। ठीक, और ये किसको बैलेंस कर रहा होगा, बाहर लगने वाले सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को, mv² अपॉन r। तो m से m कैंसिल आउट, जो v है वो किसके प्रोपोर्शनल, v² किसके प्रोपोर्शनल आने वाला है, 1/r की पावर 3/2। तो v किसके प्रोपोर्शनल आने वाला है, 1/r की पावर 3/4 के प्रोपोर्शनल आने वाला है। ठीक, अब बात आती है टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड आपका होगा तो वो होगा 2πr/v, ये टाइम पीरियड होगा। तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल आएगा, तो ऊपर तो एक r है और नीचे v है, v 1/r की पावर 3/2, तो ऊपर r की पावर 3/4 भी पहुंच जाएगा, 3/4। ठीक, तो ये जो टाइम पीरियड है ये किसके प्रोपोर्शनल आने वाला है, तो आने वाला है r की पावर 7/4 के प्रोपोर्शनल। क्लियर? सो योर आंसर विल बी डी पार्ट। Two point masses A and B having mass in the ratio 4:3 are separated by distance 1 मीटर। ठीक है, दो मासेस हैं, बना लेते हैं। एक मास मान लिया ये A है, एक मास मान लिया ये B है, इनका रेशियो 4:3 में, तो इसका मास अगर हम 4m मानेंगे तो इसका मास कितना हो जाएगा, 3m। और इनके बीच का जो सेपरेशन है, ये डिस्टेंस जो दी है वो 1 मीटर आपको दी हुई है, 1 मीटर। ठीक, अब क्या कह रहे हैं, when another point mass C of capital M is placed between A and B, the force between A and C is 1/3 of the force between B and C। ठीक है, एक C, एक मास रखा है हमने, इसका मास कैपिटल M है, ये C है। कह रहे हैं C और A के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 1/3 है जो C और B के बीच में फोर्स लग रहा है। तो डिस्टेंस पूछ रहे हैं C की A से कितनी होगी, तो मैंने मान लिया वो डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस कितनी बची, 1 - x। ठीक, और जैसा क्वेश्चन में कह रहे हैं बिल्कुल वैसे ही हम कर देंगे। वो कह रहे हैं C और A के बीच में लगने वाला फोर्स यानी G 4m कैपिटल M अपॉन x², ये C और A के बीच में लगने वाला फोर्स है, वो आपका 1/3 है किसके, फोर्स बिटवीन B एंड C। B एंड C में कितना लगेगा, तो G, B का मास कितना है 3m, C का मास कितना है कैपिटल M अपॉन 1 - x का स्क्वायर। बहुत सारी चीज़ें कैंसिल आउट हो जाएंगी, स्मॉल m कैपिटल M G, G स्मॉल m कैपिटल M, और 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो गया, बहुत बढ़िया। दोनों तरफ अंडर रूट ले लेते हैं, तो 2/x इज इक्वल टू 1/1 - x। सॉल्व कर लेते हैं, 2 - 2x इज इक्वल टू x, तो 3x इज इक्वल टू 2, तो x आपका आ गया 2/3। 2/3 मीटर डिस्टेंस होगी उसकी A से। सो योर आंसर विल बी A पार्ट। A research satellite of mass 200 kg circles the earth in an orbit of 3 re/2। re जो है वो अर्थ की रेडियस है, और एक रिसर्च सैटेलाइट है उसका मास 200 kg दिया, उसमें घूम रही है। ठीक है, एज्यूमिंग द ग्रेविटेशनल पुल ऑन मास 1 kg ऑन अर्थ सरफेस इज 10 न्यूटन। ठीक है, जी की वैल्यू 1 kg मास पे जो पुल लगेगा तो वो mg हुआ, mg मतलब g की वैल्यू, m तो 1 kg है, तो g की वैल्यू आपको दी हुई है 10। ठीक, तो सैटेलाइट पे पुल कितना लगेगा वो आपसे पूछ रहे हैं, तो g का जो फॉर्मूला होता है वो होता है gm/r²। अब अगर अर्थ की सरफेस है तो ये रेडियस आर के बराबर है, और सैटेलाइट की लोकेशन है तो ये रेडियस 3/2 आर के बराबर हो जाएगी। ठीक, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि सैटेलाइट की लोकेशन पे और अर्थ की लोकेशन पे जी का जो रेशियो होने वाला है वो हो जाएगा अर्थ की रेडियस का स्क्वायर अपॉन सैटेलाइट से जो डिस्टेंस है 3/2 आर का स्क्वायर।
क्लियर। तो ये आपका बनने वाला है 4:9 और G0 जो है उसकी वैल्यू 10 है तो ये हो जाएगा 40/9। तो सैटेलाइट पे पुल कितना लग रहेगा, ग्रेविटेशनल पुल कितना लग रहा होगा, सैटेलाइट का वेट कितना होगा mg, तो वो हो जाएगा सैटेलाइट का मास है 200 kg और वहाँ पे जो g की वैल्यू है वो आ रही है आपकी 40/9, सो इट इज़ 8000/9। तो अब डिवाइड करोगे इसको और आपको एक बेहतर आंसर मिल जाएगा। As observed from Earth, the sun appears to move in an approximate circular orbit. अर्थ से अगर हम खड़े होकर देखेंगे तो सन आपको जो है वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता हुआ, अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता हुआ नजर आता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? फॉर द मोशन ऑफ अनदर प्लानट लाइक मरकरी एज ऑब्जर्व फ्रॉम द अर्थ इट वुड बी, सन को अगर हम देखेंगे तो सन तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, लेकिन अगर हम मरकरी वगैरह किसी और प्लानट का मोशन देखेंगे तो वो भी क्या सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा? वो नहीं घूमेगा। क्यों? क्योंकि सन जो है वो इसलिए हमें सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि हम सन के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं। ठीक है, हम मरकरी के अबाउट तो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम नहीं रहे हैं। अगर हम मरकरी के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे होते तो मरकरी हमें सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता हुआ नजर आता। ठीक है, मरकरी अर्थ के चक्कर नहीं लगा रहा, अर्थ मरकरी के चक्कर नहीं लगा रहा है, इसलिए दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सर्कुलर ऑर्बिट ऑब्जर्व नहीं हो रहेंगे। हाँ, वो मरकरी और अर्थ दोनों ही सन के अराउंड घूम रहे हैं तो अर्थ या मरकरी के रिस्पेक्ट में जो सन का मोशन होगा वो आपका सर्कुलर ऑर्बिट होगा। ठीक है, तो क्या आंसर बनेगा देख लेते हैं इसमें। दिस वुड बी सिमिलरली ट्रू, नहीं गलत है। नॉट ट्रू बिकॉज द फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मरकरी इज नॉट इनवर्स स्क्वायर लॉ, इससे मतलब नहीं है। नॉट ट्रू बिकॉज द मेजर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द मरकरी इज ड्यू टू सन, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो मेजर ग्रेविटेशनल फोर्स है वो सन का है और मरकरी सन के अबाउट सर्कुलर ऑर्बिट में घूमेगा, तो मरकरी के रिस्पेक्ट में सन और सन के रिस्पेक्ट में मरकरी दोनों सर्कुलर ऑर्बिट में होंगे, अर्थ के रिस्पेक्ट में मरकरी सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं होगा। A sphere of mass capital M and radius R2 has a concentric cavity of radius R1 as shown in a figure। ठीक है, एक स्फीयर है, उसका मास m है, रेडियस R2 है, उसके अंदर एक कैविटी है। ठीक है, मतलब इस तरह की सिचुएशन, यहाँ मटेरियल है, R1 से R2 तक मटेरियल है, R1 अंदर खाली है और R2 के बाहर भी खाली हुआ है। द फोर्स एक्सर्टेड बाई स्फीयर ऑन ए पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m लोकेटेड एट डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक, ये कह रहे हैं अगर एक पार्टिकल है स्मॉल m का और वो अलग अलग लोकेशन पे है तो उस पर लगने वाला जो फोर्स है वो किस तरह से वेरी करेगा। ठीक है, वो पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, वो पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, वो पार्टिकल यहाँ भी हो सकता है, तो कैसे वेरी करेगा, टेंटेटिव आपको ग्राफ बताना है। ठीक है, फोर्स वर्सेस डिस्टेंस का। ठीक, तो कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। जब वो पार्टिकल कैविटी के अंदर होगा, जब वो पार्टिकल कैविटी के अंदर वाले रीजन में होगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, उस पर लगने वाला फोर्स जीरो होगा। तो पहले तो R1 तक डिस्टेंस तक वो फोर्स उस पर क्या रहेगा, जीरो, ये जीरो रहेगा। ठीक, फिर जैसे जैसे वो इधर आना शुरू होगा, यहाँ पहुँचेगा, तो जैसे वो यहाँ पहुँच गया तो इतना इस डॉटेड लाइन के अंदर का जो मास है वो उस पर फोर्स लगा रहा होगा, तो फोर्स धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। कैसे बढ़ेगा वो लाइन हम कह नहीं सकते कि वो शेप कैसी होगी। ठीक, फिर जब वो इस पॉइंट पे पहुंचेगा तो पूरा का पूरा मास उस पर फोर्स लगा रहा होगा, तो उस पर फोर्स मैक्सिमम लग रहा होगा। उसके बाद अब जैसे जैसे दूर जाता जाएगा तो अब डिस्टेंस बढ़ रही है, तो जिसकी वजह से उस पर लगने वाला नेट फोर्स इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करता हुआ कम होता चला जाएगा। तो ये इसका शेप बनेगा। ठीक है, ये बी पार्ट आंसर ढंग से नहीं बन पाएगा। बी पार्ट आंसर तब बनेगा जब ये ग्राफ यहाँ से शुरू होगा, कुछ हिस्से में जीरो है, R1 तक जीरो है और R1 से R2 तक बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया वो शेप हमें नहीं पता है, बट बढ़ेगा, और R2 के बाद इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो होगा तो ये कम होता चला जाएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा, बी पार्ट।